सो फ्रेंड्स, सोचा तो था कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे से आज क्लियर करूंगा कि ऐसे राइटिंग में आपको मुख्य मुख्य किन बातों का ध्यान रखना है, और करंट के कुछ आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो दूंगा, करंट ऐसे के लिए दूंगा और ऐसे राइटिंग के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन मैं बैठ करके समझा रहा हूँ। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि वी आर वेरी डिप्रेस्ड, वी आर वेरी डिप्रेस्ड। बहुत विनम्रता से भी आग्रह कर लिया एमपीपीएससी से 2020 रिजल्ट के लिए। बच्चों ने ये तक कह दिया कि हम अभिवचन पत्र तक भर कर देने को तैयार हैं कि हमारा रिजल्ट दे दीजिए, पर रिजल्ट है जिसके आने की संभावना तो दूर, कोसों कोसों तक कोई खबर नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो बच्चे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने पढ़ाई छोड़ दी, हमने पढ़ाई छोड़ दी। बेटा मैं भी आपके साथ हूँ, ये रख दिया। 21 मेरा अच्छा नहीं जाएगा, अब मैं जानता हूँ, क्योंकि पूरा टाइम निकल गया रिजल्ट का वेट करते हुए, और आज से मैंने भी हाथ जोड़ लिए पढ़ाई के। लेकिन मैं कहीं भी बच्चों को डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें। तो बेटा देख लीजिए, यही है स्थिति, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। मैं कहीं भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ अपने रिजल्ट को लेकर के, लेकिन जो भी कहूँगा वो निवेदन स्वरूप कहूँगा। 87-13% का तो कोई इश्यू है ही नहीं फ्रेंड्स रिजल्ट में, क्योंकि 87-13% का फॉर्मूला एमपीपीएससी ने जो है वो ईजाद कर लिया है, और उसी फॉर्मूले पर कई रिजल्ट जारी एमपीपीएससी कर चुका है। कौन कौन से मैं कई बार गिना चुका हूँ। प्रोविजनल लिस्ट का भी इश्यू नहीं है कि कुछ बच्चों के प्रोविजनल लिस्ट में अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो भी इश्यू नहीं है। वो इश्यू इसलिए नहीं है क्योंकि एमपीपी, अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एमपीपीएससी ने एक फॉर्मूला बनाया है कि यदि आप प्रोविजनल लिस्ट में हैं तो आप लास्ट तक प्रोविजनल लिस्ट में ही रहेंगे। फिर रिजल्ट सीनियरिटी इश्यू भी नहीं है, क्योंकि बच्चे 2020 वाले पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि आप हमसे अभिवचन पत्र भरवा लीजिए। कुछ बच्चों का तो ये तक कहना है कि आप जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें ऊपर लाइन लिख दीजिए कि आपको नियुक्तियां 2019 के बाद दी जाएंगी। बेचारे बच्चे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अब मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन एस्पिरेंट तो हूँ, हम सब रेडी हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, एमपीपीएससी के साथ सारा सहयोग करने को तैयार हैं। आप अभिवचन पत्र भरवा लीजिए, आप रिजल्ट के ऊपर ही लिख दीजिए हम 2019 के बाद आपको नियुक्तियां देंगे। देखिए, हमने एक प्रॉमिस किया था एमपीपीएससी से कि यदि हमारा एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि हमारे इंटरव्यू जल्दी कराइए। एक बच्चे ने भी फोर्स नहीं किया, एमपीपीएससी ने अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूज करवाए। उसी तरीके का हम प्रॉमिस कर रहे हैं एमपीपीएससी से कि आप अभिवचन पत्र भरवा लीजिए, आप रिजल्ट के ऊपर ही लिख दीजिए कि आपको नियुक्तियां 2019 के बाद दी जाएंगी। हम सब में तैयार हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो न 87-13% का इश्यू है, ना प्रोविजनल लिस्ट का इश्यू है, और ना बेटा सीनियरिटी का इश्यू है। रिजल्ट क्यों रोका गया है, ईश्वर जाने। आप कहते हैं सर मूवमेंट करो, मेरी ताकत नहीं है मूवमेंट करने की, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं मूवमेंट नहीं कर सकता। मेरे घर की परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं, बहुत ही पशुपेश में हूँ मैं। पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, वो चल फिर नहीं सकते, उनके घुटनों में दर्द है, बाईपास के लिए गए हुए हैं। माता जी को पैरालिसिस है, मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता। आप लोग चाहते हैं जाना तो शांतिपूर्ण आप लोग आंदोलन कीजिए, मेरी आप लोगों को मनाही नहीं है। लेकिन आप बोलें कि सर आप आगे आइए, तो मैं किन्हीं कारणों बस अभी आगे नहीं आ सकता। अब रही बात आपके पूछने की कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आने के कोई आसार नहीं है बेटा, रिजल्ट आने के कोई भी आसार नहीं है। न 5-10 दिन में आएगा, न 1 महीने में आएगा। एमपीपीएससी
ऐसी जो खबरें आ रही हैं, एमपीपीएससी में बनकर तैयार है रिजल्ट, स्वीकृति नहीं मिल पा रही है रिजल्ट जारी करने को, तो एमपीपीएससी चाहकर भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्या रिजल्ट लटकाया जाएगा? पूरी संभावना है कि रिजल्ट लटकाया जाए। आप आंदोलन के लिए अगर जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं रहा हूं, तो आपको सजेस्ट कर दूं कि आप पर केस बनेंगे और आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा यदि जिगर मजबूत है तो जाइए। कुछ बच्चे गए थे अभी, भारी पुलिस बंदोबस्त देख करके ही वापस आ गए। हम भी गए थे एक बार ऐसे ही, 150 पुलिस वालों के सामने हम 10 बच्चे बस बचे थे और वो खड़े थे 5 घंटे, जिसकी लोग हंसी उड़ा रहे थे। तो रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। झूठा आश्वासन मैं आपको नहीं दूंगा। आपका रिजल्ट लटकाया जा रहा है, कोई 87-13% इश्यू नहीं है, कोई प्रोविजनल लिस्ट इश्यू नहीं है, कोई सीनियरिटी इश्यू नहीं है, क्योंकि बच्चे तैयार हैं खुद कि हमको सीनियरिटी आप बाद में दे दीजिए, बस हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। रिजल्ट बनकर रेडी है, जो खबरें आ रही जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में मेरा विनम्र आग्रह अपने उन भाई बंधुओं से जो कोचिंगों में भारी फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि उनको भी अपने बच्चों के से लगाव होता होगा जैसे मुझे होता अपने बच्चों से, तो उनके पक्ष में आग्रह का एक शब्द है, शायद एमपीपीएससी समझता हो, सरकार समझती हो, हम आग्रह की बात कर रहे हैं। तो उनके पक्ष में आग्रह कीजिए कि भाई जब बच्चे तैयार हैं खुद सीनियरिटी इश्यू बाद में लेने के लिए, अभिवचन पत्र देने के लिए, तो 2020 के रिजल्ट को इस तरह लटकाना अच्छी बात नहीं है। सभी को आगे आना चाहिए, 2020 रिजल्ट के लिए वीडियोस बनाने चाहिए सारे कोचिंग वालों को। और मेरे वो मित्रगण जो तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और उनके वीडियोस देख करके बच्चों में एक एनर्जी आ जाती है, समझ ही गए होंगे, 2-4 ही तो हैं ऐसे, तो उनसे तो मैं और विनम्र आग्रह करूंगा कि 2020 का रिजल्ट बिना हमारे आग्रह के, बिना प्रयासों के नहीं आ पाएगा। हम बच्चों को सारी जगह से तो बच्चों को भटकाया ही जा रहा है कि 87-13% इश्यू है, प्रोविजनल इश्यू है, सीनियरिटी इश्यू है। 2012-13 में भी ऐसा ही इश्यू आया था फ्रेंड्स। 2013 का रिजल्ट पहले जारी कर दिया गया था, 2012 का बाद में हुआ था। तो ऐसा भी नहीं कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो बच्चों को भटकाने की जगह, बच्चों को झूठी सांत्वना देने की जगह हम एक प्रयास करें कि रिजल्ट आ सके। सभी कोचिंग वालों को जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है और वो भी बच्चों से लगाव रखते हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए, उनके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, मेरा ये आग्रह है। रही बात बेटा अब ऐसे राइटिंग पर आते हैं। बहुत भारी डिमांड है कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं आपको बोर्ड में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा ऐसे राइटिंग कैसे करनी चाहिए, लेकिन आज मन बहुत ही ज़्यादा उदास है। आज से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है। किसी को क्या चिंता है, किसी के परिवार, हम अपने माता पिता को थोड़ी खुशी देना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है, कब तक रिजल्ट आता है। यदि एमपीपीएससी वाले सुन रहे हैं तो मेरा फिर से एक बार आग्रह है, पिछली बार भी हाथ जोड़कर आग्रह किया था कि प्लीज़ रिजल्ट दे दीजिए। बाकी देंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो पढ़ाई तो 21 की छोड़ी थी। चलिए ऐसे राइटिंग पर आपको मैं आज पूरा तो नहीं समझा रहा हूँ, इसके लिए एक डिटेल में वीडियो कभी लाऊंगा, लेकिन आज कुछ खास टिप्स दे देता हूँ। ऐसे होता क्या है फ्रेंड्स, ऐसे होता है किसी विषय पर आपकी पकड़ और आपके गहरे विचार। ऐसे राइटिंग लिखने का तरीका थोड़ा सा आंसर से अलग होता है। जनरली ऐसे को पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता है जैसे हम आंसर लिखते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है, यदि एक क्वेश्चन आया तो आप वहां आंसर लिखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, आप एक तरफ भारतीय संस्कृति की परंपरागत विशेषताएं बताएंगे, एक तरफ संस्थागत विशेषताएं बताएंगे, एक तरफ आधुनिक विशेषताएं बताएंगे, उनको फिर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ऐसे राइटिंग इस तरह से नहीं चलती है। ऐसे राइटिंग में हमको पैराग्राफ वाइज राइटिंग करनी पड़ती है और कोशिश ये करना पड़ता है कि उन पैराग्राफ्स में ही हम सारी, बिना हेडिंग डाले, सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो अब जब हेडिंग नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आपने भारतीय संस्कृति की परंपरागत विशेषताएं बताना शुरू की, उदारता, सहिष्णुता, निरंतरता,
और बाकी चीज़ें बताना शुरू हुई। तो एक एक पैराग्राफ में आप इनको डिफाइन कर दीजिए, या एक ही पैराग्राफ में अगर आप 2-4 विशेषताएं, क्योंकि बहुत सारी हैं, डिफाइन कर रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करते जाइए या छोटा सा बॉक्स बना दीजिए उस पर। संस्थागत विशेषताओं में आए तो वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संस्कार, ये सब अगर आपने बताना शुरू किया तो इनको आप अंडरलाइन करते चलें, ठीक है ना। अब ऐसे की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? 2 चीज़ों पर बच्चे बहुत परेशान हैं। एक तो शब्दावली, कि सर हम अपनी शब्दावली समृद्ध कैसे करें जिससे हमको अधिक से अधिक मार्क्स जो है ऐसी राइटिंग में मिल सके। देखिए, शब्दावली कोई एक दिन का खेल नहीं होता। शब्दावली आपने जो जीवन पर्यंत पढ़ाई की है उससे आपकी विकसित होती है। लेकिन यदि आपकी शब्दावली थोड़ी कमजोर है तो उसको विकसित करने के तरीके हैं। आप डेली एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ने का एक फायदा ये होगा, आप करंट ऐसे के इश्यूज से तो अवेयर रहेंगे ही, साथ ही आपकी शब्दावली भी जो है वो बहुत परिपक्व होती जाएगी। एडिटोरियल तो संपादकीय तो छोड़ना ही नहीं है, उसको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। आप किसी ऐसे को पढ़ें कैसे? कई बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, ऐसे रटा नहीं जाता है। ऐसे को 4 या 5 बार, एक ऐसे को यदि आप 3 से 4 बार भी पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे आपको याद रहेगा। ऐसे को रटना नहीं है। आपने मान लीजिए एक ऐसे पढ़ा जिसमें 10 पैराग्राफ हैं, तो 10 पैराग्राफ में आप ये समझने की कोशिश करिए कि हर पैराग्राफ में किस बारे में बताया गया है। उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 10 पैराग्राफ के शॉर्ट नोट्स को याद कर लीजिए और उसकी डिटेलिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उसको आप एक्सप्लेन करिए। जनरली आप अगर 3 से 4 बार एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं मन लगा करके तो ऐसे आपसे आ जाएगा, और साथ ही आपकी जो वोकैब है वो भी समृद्ध होगी। तो ऐसे को रटने की जगह उसको पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट्स हमको एग्जाम में नहीं लिखना है, पॉइंट सिर्फ हमको याद करने के लिए यूज करना है कि ये ऐसे इस तरह से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से हमको लिखना है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप प्रारंभ करते हैं जब, तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। फिर ऐसे की डिटेलिंग होती है, लास्ट में उपसंहार होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप उपसंहार और विस्तार और ये सब लिख करके हेडिंग दे करके उसको करें। मुझे पर्सनली जो पसंद है वो ऐसे पैराग्राफ राइटिंग उसमें करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे को पहली बात, अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आपकी वोकैब समृद्ध होती जाएगी। वोकैब समृद्ध करने के लिए आप एडिटोरियल पढ़िए, संपादकीय पढ़िए, और ज़्यादा डिटेल की बुक्स भी बता सकता हूँ कौन सी बुक्स में समृद्ध वोकैब है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। और 21 के ऐसे राइटिंग के लिए तो आप अभी रीडिंग को प्रेफरेंस दीजिए, ना कि रटने को। पॉइंट वाइज आप समझते चलिए कि किस ऐसे में क्या क्या हमको डिटेल करनी है। और वोकैब अगर अभी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 2 चीज़ें हैं। 21 के लिए बहुत ज़्यादा टेंस मत होइए वोकैब में, ठीक है ना। आप साधारण स्तर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसे राइटिंग ही नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर एक ही टॉपिक में आप परेशान रहेंगे तो बाकी का सिलेबस आपका छूटेगा। हाँ, 2022 के लिए आप जरूर उसको समृद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2 चीजें मैंने बता दी आपको। एक तो ऐसे रटने की कोशिश नहीं करो, दूसरा वोकैब हम अच्छी किस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा होता है ऐसे में अच्छी पंक्तियों का चयन, और या फिर कुछ छंद योग्य पदों का चयन, ठीक है ना। तो वो आप बुक्स से, हर बुक्स में दिए हुए हैं, हर नोट्स में दिए हुए हैं, उनका चयन कर सकते हैं, या आप अपने नॉलेज से भी उसको शामिल कर सकते हैं। अच्छी पंक्तियों के साथ अगर आप ऐसे की शुरुआत करेंगे तो आपका जाहिर बात है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और आपका लास्ट तक ऐसे में आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। प्रारंभ और अंत तो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में कुछ भी लिख दें। जो भी लिखें सारगर्भित लिखें और अच्छी तरह से आप मंथन किया हुआ लिखें। अगर आपने कोई भी ऐसे 3-4 बार रीडिंग अच्छी तरह से की है तो आपसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे राइटिंग का जो मेरा आज सबसे बड़ा आपको सजेशन है वो ये है कि आप पढ़ते रहें। 3-3, 4-4 बार पढ़ेंगे तो आपको वोकैब जो है वो समृद्ध हो जाएगी। रटने की कोशिश ना करें, पॉइंट वाइज ऐसे याद करें। पॉइंट्स हमको वहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए उन पॉइंट्स का हमको यूज करना है। और अच्छी पंक्तियों के साथ शुरुआत और एक अच्छा उपसंहार ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है।
तो यदि आप कहेंगे तो मैं आपको एक ऐसे बोर्ड पर भी लिख करके समझा दूंगा। आज मन बहुत उदास है और आज से 21 की प्रिपरेशन भी छोड़ दी है, तो नहीं आज मैं बोर्ड पर आपको ऐसे बता रहा हूँ, और लेकिन मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही इसको ले आऊँगा। रही बात करंट इश्यूज की, टॉपिक्स की, तो 2-4 टॉपिक्स मैं आपको अभी शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं वो 5 से 10 मिनट की हैं, और अभी अल्टरनेट या रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि हम लोग इतना डिप्रेस्ड हैं, कहीं भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो लेकिन व्हाट्सएप में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारा कुछ, और वीडियोस जो है पुराने, वो सारा सेंड करता जा रहा हूँ। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा मेंस प्रिपरेशन का, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक सारा का सारा कुछ मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको 2 टॉपिक देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता, एक टॉपिक ये है, इसको तैयार कर लीजिए। दूसरा है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो इन 2 टॉपिक्स को तैयार कीजिए, बाकी फिर मैं आपको और भी टॉपिक्स देता चलूंगा। ग्रुप में तो आपको डिटेल में सारी चीजें मिलती ही चलेंगी। आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।